नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब दिया था, जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि विपक्ष अब चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुका है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 और एनडीए 400 सीटों पर चुनाव जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है भाजपा की सरकार केंद्र में बनने की। प्रधानमंत्री का दावा है कि इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में सभी 400 सीटें जाएंगी। वहीं भाजपा अकेले ही 370 से ज्यादा सीटों पर काबिज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में बोलते वक्त ये तक कहा कि विपक्ष अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि विपक्ष को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। विपक्ष अपना रोल ढंग से नहीं निभा पाया, यही वजह है कि जनता विपक्ष से काफी ज्यादा नाराज है और इस नाराजगी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां बात बात में ये भी कहा कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है और इस बार मोदी सरकार हैट्रिक लगाकर एक बार फिर से देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के साथ ही पिछली सरकारों ने जो कुछ खराब किया है उसे सही करने पर काम करेगी। आज एक बार फिर से पीएम मोदी दोपहर 2 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर होते हुए काफी कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगेगा। दूसरी ओर सभी प्रदेशों में लगभग भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के समन पर ना जाने को लेकर ईडी की शिकायत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट आज शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाने वाली है। आपको बता दें कि शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का कथित तौर पर पालन न करने के लिए ईडी ने अदालत का रुख किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेजा गया है। आरोप है कि लगातार केजरीवाल ईडी के समन को दरकिनार कर रहे हैं और इस बार पूरी उम्मीदें हैं कि समन पर समन जारी करने के बाद जिस तरह से केजरीवाल ने इसकी अवहेलना की है, ईडी की ओर से दाखिल इस अर्जी की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें, ईडी ने 5 बार सीएम केजरीवाल को समन भेजा है, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से केजरीवाल ने ईडी के समन को दरकिनार किया, उसे इग्नोर किया, क्या अब कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसका बुरा खामियाजा केजरीवाल को भरना पड़ सकता है? जी किरण, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उसी क्रम में ईडी ने 5 बार जो समन भेजा था, उसके बावजूद भी केजरीवाल शामिल ईडी के सामने नहीं हुए थे, तो इसलिए ईडी ने उन्हें समन के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी कि बार समन देने के बावजूद भी केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं, न पूछताछ में न कोई सहयोग करे। तो इसको लेके राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उससे 4 बजे सुनवाई होनी है और फिर सुनवाई के बाद क्या आएगा निर्णय, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि केजरीवाल का आने वाले चुनाव के लिए मद्देनजर। भविष्य आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में केस दाखिल किया गया। इससे पहले शराब घोटाले मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ऑलरेडी पहले ही जेलों में है। जी अजय, जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ ये समन जारी किए गए, वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, क्या ये भी मानकर चला जाए कि ईडी अब पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि कैसे भी इस मामले की सुनवाई हो, कैसे भी पूछताछ की जाए, और क्या भाजपा इसका बड़ा फायदा उठा सकती है? आपको बता दें कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का रण नजदीक आते जाएगा, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। रही बात केजरीवाल की, तो 2024 के रण में विपक्ष में जो एक बड़ी पार्टियों में शामिल है बीजेपी के सामने, जो है आम आदमी पार्टी,
वहीं 2021-2022 का ये शराब घोटाले का मामला है कि जिसको लेके लगातार ईडी काफी दिनों से केजरीवाल से पूछताछ करने की कोशिश की थी। उनको इससे पहले 4 समन भेजा जा चुका था, लेकिन केजरीवाल फिर भी नहीं आए। तो 18 नवंबर से आज 23 जनवरी तक के बीच में लगभग 5 समन हो चुके। उसके बावजूद भी केजरीवाल बार बार ये कहते बसते रहे कि ये जो समन है वो गैर कानूनी, इसलिए वो उसका जवाब नहीं देना चाहते और बीजेपी हमें फंसाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग करने से रोकना चाहती है। इसके मद्देनजर उनका ये सारा कहना था कि ईडी बार बार ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईडी पिछले दिनों उनको लेके समन भी जारी किया था। उनके पास एक और दूसरे मामलों में भी समन लेके गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे। जिसके फलस्वरूप आज रावल कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जी, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अजय। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने के मामले में बड़ी खबर आ रही है, जहां पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल हुई याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने को लेकर सुनवाई पूरी की है और इस सुनवाई के बाद एक बार फिर से धार्मिक सुगबुगाहट बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई पूरी हुई है। वहीं अब अगली सुनवाई में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करना है। ये बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। आज सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब 12 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है, जिसमें यूपी सरकार की ओर से जवाब देना है। इंतजामिया मसाजिद की ओर से ये दरखास्त की गई थी कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ रोक दी जाए। जब जिला जज ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, इसके बाद इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पर आज सुनवाई पूरी हुई है। अब यूपी सरकार को इस मामले में जवाब देना है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से आज सुनवाई पूरी हुई है, क्या जिले में किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल किरण, देखिए ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने के आदेश के बाद से लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रयागराज की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते कल और आज सुबह 10 बजे से ही व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की याचिका पर रोक लगाने की जो मांग की गई थी उस पर आज सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति के इसमें जब आज सुनवाई के बाद इसकी जो तारीख है वो 12 फरवरी लगा दी गई। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो निश्चित रूप से आज प्रयागराज के लोगों में और पूरे देश के लोगों में आज इस फैसले का इंतजार था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज किस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर फैसला आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से आज सुबह 10 बजे से इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की गई, ऐसे में 12 फरवरी को फिर से जो है इसकी तारीख लगा दी गई है। अब 12 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो दोनों पक्षों द्वारा अदालत में अपने अपने दलीलें रखी गई थी और जिस तरीके से आज पूरे मामले की सुनवाई थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोपहर के बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने वाली जो याचिका, उस पर रोक लगाने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई हो जाएगी, इस पर फैसला आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर सुनवाई की गई, हालांकि इस पूरे सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना गया है, लेकिन इस पूरे फैसले पर तारीख आगे बढ़ा दी गई। तो आगामी 12 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और निश्चित रूप से आगामी 12 फरवरी के लिए जब तक इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो लोगों की निगाहें हैं वो हाई कोर्ट के इस फैसले पर टिकी होंगी। जी पवन, क्या सुनवाई के बाद वकीलों की ओर से किसी भी तरह का बयान अभी तक निकलकर सामने आया है? उनकी ओर से कुछ भी ऐसा बताया गया है जिससे किसी भी एक पक्ष को लग रहा हो कि अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बताया कि सुबह 10 बजे से व्यास जी के तहखाने पे पूजा पाठ करने की रोक लगाने की याचिका पर आज सुनवाई हो और हालांकि अगर हम पूरे मीडिया संस्थान की बात करें तो सुबह से ही पूरे मीडिया संस्थान या पूरे देश के लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद फैसला आएगा।
हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर इसकी डेट बढ़ा दी गई, ऐसे में लोगों के हाथों में कहीं न कहीं मायूसी लगी। हालांकि अगर आधिकारिक बयान की बात की जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। हालांकि बस इतना बताया गया है कि इसकी जो सुनवाई है वो आगामी 12 फरवरी को होगी। ऐसे में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दोनों पक्षों के बीच में किस तरह की दलीलें पेश की गई, किस तरीके की बातें थी, वो सामने आई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आगामी 12 फरवरी को इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला आएगा, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां अब लगातार जिले में हलचल मची हुई है। पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हो चुकी है। दूसरी ओर यूपी सरकार को 2 दिन का समय दिया गया है। 12 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक रोकने की तैयारी में जुटे इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आरएलडी के पीडीए में जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिवपाल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, भाजपा सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उस्मान पकड़ लो, भी लाइए छोड़िए, ऊपर करना हटे ना। वो कहीं नहीं जा रहे तो यार आधा चुनाव आधा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को हराने का। सर 11 लेके सबको ले जा रहे हैं। 11 तारीख को विधानसभा 11 तारीख को कोई नहीं बनता है। मैंने 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के समय के लिए कहा था, तो खुद ही अध्यक्ष जी को नहीं निमंत्रण मिला था, तो हम लोगों को कहाँ ले जाते। लेकिन कानपुर में हम अपने नेता विरोधी दल को कहेंगे हम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करा, तब जाएंगे। कानपुर में इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जिस तरह की ये खबरें सामने आ रही हैं कि आरएलडी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है और दूसरी तरफ अब शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि ये झूठ है, इस मामले में कहां तक कितनी सच्चाई है? आखिर ये खबरें कैसे उठना शुरू हो गई? अब बिल्कुल देखिए, सियासत है और सियासत में जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो ऐसी चर्चाएं, ऐसी अफवाहें जो हैं वो आम हो जाती हैं। हालांकि कहीं न कहीं अगर चर्चा उठी है तो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। हो सकता है कि आरएलडी और बीजेपी में बात चल रही हो लेकिन अभी बात ना बनी हो। लेकिन कल जिस तरीके से एकदम से खबर आई कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में बात हो गई है, आरएलडी ने 4 सीटें मांगी जिसमें से 3 पे बीजेपी सहमत हो गई है और अब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है। तो उसके बाद कहीं न कहीं सियासी गलियारों में घमासान मचा। लेकिन आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आरएलडी हमारे साथ पहले भी थी, आरएलडी हमारे साथ है, ये सब झूठ है, यानी अफवाह है। तो जाहिर बात है कि सियासत और सियासत में इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की चर्चाएं आती रहती हैं, उठती रहती हैं। लेकिन अब फिलहाल ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि आरएलडी सपा का साथ छोड़ती है, बीजेपी के साथ जाती है, या फिर महज एक ये सिर्फ चुनावी चर्चा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर धुआं उठा है तो जाहिर बात है कहीं न कहीं आग तो जरूर लगी होगी। जी दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आरएलडी भाजपा के साथ आ जाती है तो क्या सपा को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उतनी पैठ, उतनी मजबूती नहीं है जितनी कि आरएलडी है। और आरएलडी अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहती है तो दुगना जोश और दुगनी मजबूती जो है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आरएलडी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ती है तो इसका बड़ा नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर होगा। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर।
यूपी में योगी का गरजता हुआ बुलडोजर भले ही दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बना हो, लेकिन यूपी के भूमाफियाओं में अभी भी इस बुलडोजर का डर कम ही दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अभी भी दबंग किसानों की जमीनों पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। ये ताजा मामला हमीरपुर जिले की राठ तहसील का है, जहां पर एक दबंग ने प्रशासन की मिलीभगत से किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया और पीड़ित किसान दर दर भटकने को मजबूर हो गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। किसान का कहना है कि जमीन उसने परशुराम से तकरीबन 7 महीने पहले खरीदी थी, लेकिन जब वो उसमें कब्जा लेने गया तो इलाकाई दबंग किस्म के सरकारी वकील ने उस जमीन पर कब्जा पहले से ही कर रखा था। इसके बाद पीड़ित किसान की माने तो जब वो तहसील पहुंचे, जांच हुई और जांच में पता चला कि पूरा मामला किसान के पक्ष में ही है, लेकिन बावजूद इसके तकरीबन 1.5 महीने बाद ही एक दूसरी रिपोर्ट किसान के विरोध में पेश कर दी गई, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। जमीन से संबंधित परेशानी है। मेरी जमीन पर, मेरे प्लाट पर कब्जा किए हैं। उनका नाम महंतपाल जी है, उनके भैया हैं सरकारी वकील हैं, जो उनका नाम प्रेमपाल जी है। तो आपकी जमीन कब्जा है, आपने शिकायत की है कहीं पे, कोई सुनवाई हुई है? जी, सुनवाई नहीं हुई है। शिकायत मैंने सभी जगह की है। एसडीएम साहब के पास गया 3-4 बार, 4-5 बार डीएम साहब के पास गया हूँ, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं लखनऊ आया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के पास आया हूँ, तो उनने यहाँ से एप्लीकेशन, वो रिपोर्ट भी लगाई थी और फ़ोन भी किए थे। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो डीएम ने आपसे क्या कहा? डीएम साहब कह रहे थे कि आपके कागज़ों से कुछ नहीं होता है, जिसका कब्जा है ज़मीन उसी की होगी। जितनी जगह जो लोगों ने कहा है वहाँ गए हैं, अगले सब जगह से ना ही मिल रही है। वो व्यक्ति पावरफुल है, प्लस पैसे भी मजबूत भी है, प्रशासन से भी मजबूत है, और प्लस एक भाई मास्टर रहे हैं और एक भाई वकील साहब भी। तो क्यों आखिरकार प्रशासन नहीं सुन रहा है इनकी? अब सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, अब भाई हमारे उतने पैसे वाले नहीं हैं। और आज के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे तो वहाँ 3 बार आए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। ब्रजेश पाठक जी यहाँ उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे तो उनसे मुलाकात हुई है, उनने फ़ोन भी किया था। उनकी जांच पहली बार में जांच अपने पक्ष में आई थी, दूसरी बार वो जांच बिल्कुल फर्जी, टोटल फर्जी लगा दी। सहारनपुर से एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान चिल्काना पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है। वहीं बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी किया, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश मुमताज पुलिस की जवाबी फायरिंग से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। वहीं लगातार फरार बदमाश की तलाश जारी है। चिल्काना पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है बिलाल, वो पकड़ लिया गया था और बाकी जो 2 अभियुक्त हैं वो मौके से भाग गए थे। आज उन अभियुक्तों की सूचना मिल रही थी चिल्काना पुलिस को, और उसी के लिए जो सघन चेकिंग अभियान चला था, उसमें जब कालू माजरा के पास हमारी गश्त टीम वहाँ पे पहुँची थी, सर्चिंग टीम वहाँ पे पहुँची थी, वहाँ पर 2 अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी गई। जवाबी कार्रवाई में चिल्काना पुलिस द्वारा भी फायरिंग करी गई, और उसमें एक जो अभियुक्त है उसके बाएं पैर में जवाबी फायरिंग में गोली लगी, और उसका जो दूसरा साथी है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।